हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। बच्चों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो आप लोगों ने हमारे वीडियोस को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। बच्चों, आप लोगों को पिछली वीडियो में मैंने चैप्टर नंबर फर्स्ट जो हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट जिसका नाम है इंट्रोडक्शन भूमिका, उसके दो इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा दिए थे। समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ और समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र। हमने क्या क्या नहीं पढ़ा था पिछली वीडियो में? हमने बच्चों समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र में कैसे भिन्न है, मतलब समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र का अंतर बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था, और हमने महत्व का टॉपिक नहीं पढ़ा था। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र में अंतर पढ़ेंगे, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, और फिर हम पढ़ेंगे समष्टि अर्थशास्त्र के महत्व। तो बच्चों, हमारे छोटे से परिवार को बढ़ाने में आप लोग प्लीज सपोर्ट कीजिए, और आप लोगों के सपोर्ट के कारण, आप लोगों के कमेंट के कारण हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, और आप लोगों के लिए हम अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। तो चलिए बच्चों, वीडियो को शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम सबसे पहले पढ़ेंगे समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र में अंतर पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों? तो सबसे पहले समझिए बच्चों कि अब इसके जो बेसिस है, कुछ बेसिस के अकॉर्डिंग हम ये डिफरेंसेस देखने वाले हैं। ठीक है? ये बेसिस के अकॉर्डिंग ही आप लोग भी याद कीजिएगा। सीबीएसई बोर्ड जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ही हम आपको पढ़ाते हैं। ठीक है बच्चों? पहला जो है बच्चों, अध्ययन का क्षेत्र। मतलब क्या हुआ बच्चों कि भाई व्यष्टि अर्थशास्त्र में और समष्टि अर्थशास्त्र में क्षेत्र क्या है? जैसे योद्धा जब बाबू युद्ध लड़ता है तो युद्ध का एक क्षेत्र होता है ना, वैसे ही व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र क्या है? तो बच्चों, इस शाखा में, अर्थशास्त्र की इस शाखा में व्यक्तिगत स्तर पे, व्यक्तिगत स्तर का मतलब होता है एक व्यक्ति के स्तर पे, ठीक है, आर्थिक संबंध या आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। जैसे एक उपभोक्ता की मांग, एक उत्पादक की पूर्ति हो गई, व्यक्तिगत स्तर पे किया जाता है अध्ययन। ठीक है? और जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में बाबू समग्र अर्थव्यवस्था के स्तर पे, संपूर्ण अर्थव्यवस्था, पूरे देश के स्तर पे आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। जैसे समष्टि अर्थशास्त्र में हम क्या क्या अध्ययन करते हैं बाबू? जैसे समग्र मांग या सामूहिक मांग भी कह सकते हैं, समग्र पूर्ति या सामूहिक पूर्ति भी कह सकते हैं। ठीक है? पहला अंतर हमें समझ आया। व्यष्टि और समष्टि के अंदर पहला अंतर क्या है? अध्ययन का क्षेत्र, मतलब एरिया कितना बड़ा है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम व्यक्तिगत स्तर या छोटे स्तर पे अध्ययन करते हैं। एक व्यक्तिगत का मतलब क्या है? एक व्यक्ति के स्तर पे। और समष्टि अर्थशास्त्र में हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था, पूरी अर्थव्यवस्था के लेवल पे बात करते हैं। ठीक है? इसमें हम समग्र मांग, समग्र पूर्ति पढ़ते हैं। ठीक है बाबू? पहला क्लियर हो गया। सेकंड क्या कह रहा है? सामूहिकता की मात्रा। सामूहिकता की मात्रा का मतलब क्या हुआ? ग्रुप। देखो बच्चों, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर भी ग्रुप पाए जाते हैं, समष्टि में भी ग्रुप होते हैं, पर व्यष्टि और समष्टि के ग्रुप में अंतर क्या है? जो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर समूह होते हैं वो छोटे समूह होते हैं, और समष्टि अर्थशास्त्र के जो अंदर समूह होते हैं बाबू वो बड़े समूह होते हैं। ठीक है? देखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत फर्म अथवा उद्योगों में उत्पादन तथा कीमतों के निर्धारण से संबंधित है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध जो है वो संपूर्ण अर्थव्यवस्था, कुल उत्पादन और सामान्य कीमत के निर्धारण से होता है। ठीक है बाबू? समूह तो व्यष्टि में भी होते हैं, पर छोटे समूह होते हैं, जैसे बाजार मांग, बाजार पूर्ति क्लास 11th में पढ़ा था। और समष्टि के अंदर हम पढ़ते हैं भाई समग्र मांग, समग्र पूर्ति, मतलब बड़े लेवल पे पढ़ते हैं। क्लियर हो गया बाबू? तो पहले दो पॉइंट क्लियर है। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं बाबू, भिन्नताओं में मान्यता। देखो, विभिन्न मान्यताएं, जो व्यष्टि अर्थशास्त्र की मान्यता है वो अलग है, मान्यताओं मतलब अजम्पशंस, और समष्टि की अपनी अलग मान्यताएं हैं। ठीक है? व्यष्टि अर्थशास्त्र में बाबू समष्टि आर्थिक चरों को स्थिर माना जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में समष्टि अर्थशास्त्र के जो आइटम्स होते हैं, चर होते हैं, वो क्या होते हैं? स्थिर होते हैं। जैसे एक फर्म के उत्पादन में कीमत का जो निर्धारण करने वाले कुल उत्पादन तथा सामान्य कीमत स्थिर क्या होता है बाबू? स्थिर होता है। वही अगर हम बात करें समष्टि की, तो समष्टि अर्थशास्त्र, देखो सिंपल सी भाषा में समझाता हूं, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर समष्टि वाले आइटम स्थिर रहते हैं, और समष्टि के अंदर व्यष्टि वाले आइटम्स जो होते हैं वो स्थिर होते हैं। तो ये हो गया हमारा विभिन्न मान्यता, अजम्पशंस, मान्यताओं में दोनों भिन्न भिन्न होते हैं। अगला बाबू, केंद्रीय समस्या। व्यष्टि अर्थशास्त्र की जो मेन समस्या है
उसमें क्या है, संसाधनों का आवंटन। ठीक है, क्या है बाबू, व्यष्टि के अंदर संसाधनों का आवंटन। और जबकि समष्टि और स्वास्थ्य के अंदर मेन आर्थिक समस्या क्या है, आय तथा रोजगार की समस्या। क्या बाबू, आय तथा रोजगार की समस्या। क्लियर हो गई। थर्ड पॉइंट क्या था, विभिन्न मान्यता, मतलब इन दोनों की मान्यताएं जो है, अजम्पशंस है, अलग अलग है। व्यष्टि के अंदर समष्टि के जो चर होते हैं वो स्थिर होते हैं, और समष्टि के अंदर व्यष्टि वाले चर क्या होते हैं, स्थिर होते हैं। दोनों की मान्यताएं भिन्न है। फोर्थ पॉइंट क्या था बाबू, केंद्रीय समस्या। व्यष्टि की केंद्रीय समस्या, मेन समस्या क्या, संसाधनों का आवंटन। वही समष्टि के अंदर केंद्रीय समस्या क्या है, आय तथा रोजगार की समस्या। क्लियर हो गया बाबू, यहां तक क्लियर है। अब देखिए अगला पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, फिफ्थ अंतर देखते हैं, सरकारी हस्तक्षेप। बहु व्यष्टि के अंदर सरकारी हस्तक्षेप लगभग नगण्य होता है। नगण्य का मतलब होता है बाबू ना के बराबर। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर सरकार का जो हस्तक्षेप होता है, दखल अंदाजी होता है, वो ना के बराबर होता है। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में सरकारी हस्तक्षेप ऊंचा होता है, मतलब ज्यादा होता है। ठीक है बाबू, कोई दिक्कत तो नहीं, सरकारी हस्तक्षेप ज्यादा होता है। क्लियर हो गई बातें, है ना। व्यष्टि में सरकारी हस्तक्षेप ना के बराबर होता है, समष्टि के अंदर सरकार का हस्तक्षेप ज्यादा होता है। अब विरोधाभास, विरोधाभास भी वही मान्यताओं में भिन्नता वाला पॉइंट था ना, सेम टू सेम है भैया। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर बाबू देखो, जब हम छोटे स्तर पे बचत करते हैं, सेविंग्स करते हैं, वो तो अच्छा है, और जब अगर हम बड़े स्तर पे अगर बचत की बात करें, वो अर्थव्यवस्था के लिए क्या होता है, खराब होता है। तो भैया विरोधाभास क्या है, मतलब व्यष्टि में जो चीज अच्छी है, क्या वो समष्टि में भी अच्छी होगी? नहीं। जो छोटे स्तर पे चीजें ठीक है, वो बड़े स्तर पे ठीक होंगी? नहीं। और जो बड़े स्तर पे ठीक है, क्या वो छोटे स्तर पे ठीक होंगी? नहीं। समझ आ गया बाबू, क्लियर हो गई ये बाबू अंतर। अगर आपको डिफरेंस समझ नहीं आता है, डिफरेंस के अंदर कोई दिक्कत लगती है, तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं एक और बार समझा दूंगा। कोई दिक्कत है क्या? दोबारा वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए, है ना। मेहनत कीजिए, बस ईमानदारी से मेहनत कीजिए, सच्चे दिल से मेहनत कीजिए। आप लोगों के लिए तो अच्छो, ये छोटा सा पसीना क्या है, ये गर्मी क्या है, मेहनत करेंगे पूरा। एसी नहीं लगा इस रूम के अंदर कि एसी में हम लोग आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं, पंखा को बंद करके वीडियो बनाते हैं बाबू आप लोग के लिए। बस आप लोग सपोर्ट कीजिए अच्छे से, ईमानदारी से पूरी, जैसे हम ईमानदारी से मेहनत करते हैं ना आप लोग के लिए, तो वैसे ही आप भी हमारे लिए फुल ईमानदारी से पढ़ाई कीजिए। अब बहु पढ़ते हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, समष्टि अर्थशास्त्र के महत्व। भाई समष्टि अर्थशास्त्र का इंपॉर्टेंस क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र पढ़ते क्यों हैं? तो महत्व क्या बाबू, पहला यह अर्थव्यवस्था का हमें चित्र प्रस्तुत करता है कि एक अर्थव्यवस्था कैसी है। देखिए बाबू, समष्टि अर्थशास्त्र में हम राष्ट्रीय आय से शुरुआत करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था, राष्ट्रीय आय से ही इसकी समष्टि अर्थशास्त्र की शुरुआत होती है। राष्ट्रीय आय का आकलन करते हैं। अगर देखिए देश का अगर इनकम पता चल जाएगा, तो इससे दो चीजें और पता चल जाएगी कि भैया देश की आर्थिक कितने लोग किस आर्थिक क्रिया में लगे हुए हैं, प्राथमिक क्षेत्र में कितने लगे हैं, द्वितीय क्षेत्र में कितने लगे हुए हैं लोग, तृतीय क्षेत्र में कितने। देश की अगर टोटल इनकम पता चल गई कि भैया देश के अंदर टोटल इनकम है 100 रुपया, तो कितना लोग खेती बाड़ी करता है, कितना लोग उद्योगों में लगा है, कितना लोग हमारा सर्विस सेक्टर में लगा हुआ है, तो ये हमें पता चलेगा ना। प्रकृति तथा स्तर को व्यक्त करता है कौन, समष्टि अर्थशास्त्र। देखो बाबू, समष्टि अर्थशास्त्र का क्या पढ़ रहे हैं बाबू, महत्व। महत्व में पहला पॉइंट क्या है, अर्थव्यवस्था का चित्र। तो कैसे अर्थव्यवस्था का चित्र दिखाता है, क्योंकि समष्टि अर्थशास्त्र में हम क्या अध्ययन करते हैं, राष्ट्रीय आय का अध्ययन करते हैं। और किसी देश की राष्ट्रीय आय का अध्ययन करेंगे तो हमें यह भी पता चलेगा कि उसकी आर्थिक क्रिया के प्रकृति को और स्तर को व्यक्त करता है। साथ में बाबू बेरोजगारी कितना है देश के अंदर, बेरोजगारी का अध्ययन भी कराता है। भाई बेरोजगारी का अध्ययन करने से क्या होगा, तो भाई हम ये अनुमान लगा पाएंगे ना कि भाई इस बेरोजगारी को दूर कैसे करेंगे। थर्ड है बाबू, सरकारी बजट व्यक्त करता है। समष्टि अर्थशास्त्र जो है ना, ये सरकारी, मैंने आपको पढ़ाया था ना क्षेत्र वाले टॉपिक में कि भैया हम सरकारी बजट भी पढ़ते हैं। तो सरकारी बजट से क्या होगा, तो इससे पता चलता है कि अर्थव्यवस्था को कैसे कंट्रोल किया जाएगा। तो समष्टि अर्थशास्त्र का बाबू पहला महत्व क्या है, अर्थव्यवस्था का चित्रण प्रस्तुत, अर्थव्यवस्था का चित्र प्रस्तुत करता है कि अर्थव्यवस्था के बारे में बताता है। ठीक है। सेकंड देखिए, सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है बाबू, सेकंड पॉइंट कहता है समृद्धि तथा विकास का नक्शा या मार्ग।
समष्टि अर्थशास्त्र जो है, समष्टि अर्थशास्त्र समृद्धि तथा विकास का नक्शा प्रदान करता है, विकास के लिए रास्ता बताता है, विकास कैसे होगा, आर्थिक समृद्धि के कार्यक्रम और नीतियों के लिए कौन से आवश्यक संसाधन है, देश के विकास के लिए कौन से संसाधन है, इन चीजों के बारे में बताता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 देखिए बाबू, आर्थिक स्थिरता। अब समझिएगा ध्यान से, बताया था पिछली वीडियो में मैंने, कई बार देश में कीमत क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, कई बार देश में कीमत घट जाती है, कई बार देश में पैसे का प्रवाह बढ़ जाता है, इनकम बढ़ जाता है, फ्लो, कई बार इनकम का फ्लो घट जाता है। फ्लो बढ़ना भी खराब है और घटना भी खराब है, दोनों को क्या करना है, हमें कंट्रोल, स्थिर करना है। तो बाबू आर्थिक स्थिरता, समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन आर्थिक स्थिरता प्राप्त करने में सहायता करता है। इसके लिए देखिए, केंद्रीय बैंक जो होता है वो मौद्रिक नीति बनाता है, और जो सरकार होती है वो बनाती है राजकोषीय नीति। वो हमें कौन सिखाता है, समष्टि अर्थशास्त्र सिखाता है, इसलिए तो समष्टि अर्थशास्त्र महत्वपूर्ण है। ठीक है, आर्थिक स्थिरता के लिए। अगला बाबू भुगतान शेष की स्थिति। भुगतान शेष क्या होता है, मैंने बताया था पिछली वीडियो में आप लोग को। बाबू एक देश का शेष विश्व के साथ कितना लेन देन होता है एक लेखा वर्ष के दौरान, तो वो भुगतान शेष ही बताता है हमें। तो भुगतान शेष से हमें एक देश का विदेशों के साथ किस तरह का लेन देन है, और हमारी निर्यात करने की क्षमता कितनी है, आयात करने की क्षमता कितनी है, ये सब बताता है। ठीक है बाबू, इसलिए इंपॉर्टेंट है। चौथा पॉइंट क्लियर हो गया। पांचवा देखिए, निर्धनता तथा पर्यावरण प्रदूषण की समस्या। भाई समष्टि अर्थशास्त्र निर्धनता तथा पर्यावरण प्रदूषण की समस्याओं पर भी अंतर्दृष्टि प्रदान करता, मतलब उसको भी बताता है। समष्टि मॉडल का उपयोग करके हम पर्यावरण के प्रदूषण को भी रोक सकते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण की जो समस्या उनको भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बाबू, आगे देखिए, नीति निर्धारण। अर्थव्यवस्था में टोटल उत्पादन कितना हो रहा है, बेरोजगारी कितना है, ठीक है भाई, रोजगार को कैसे सुधार सकते हैं हम लोग, इन सब का हमें बारे में पता चलता है बाबू। किससे, तो वो पता चलता है हमें आपका समष्टि अर्थशास्त्र से, समष्टि अर्थशास्त्र के उपयोग से। तो बाबू आज की वीडियो में हमने क्या क्या देखा, वैसे तो हमने समष्टि अर्थशास्त्र के महत्व को देखा है और समष्टि अर्थशास्त्र व्यष्टि अर्थशास्त्र में अंतर पढ़ा। ठीक है, और पहला चैप्टर इस तरीके से हमारा पूरा फुल फ्लेज खत्म हो जाता है। पहला चैप्टर में हमने पढ़ लिया बाबू समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ पढ़ लिया कि समष्टि अर्थशास्त्र है क्या, समष्टि शब्द की उत्पत्ति कहां से होती है। फिर हमने समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र में अंतर देख लिया बाबू आज की वीडियो में। बाबू समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र और महत्व के बारे में भी जान लिया। तो इस तरीके से बाबू हम लोगों का पहला चैप्टर फिनिश हो जाता है। और आप लोगों को और भी अच्छी अच्छी वीडियो देखनी है तो हमारे छोटे से परिवार को बढ़ाने में मदद कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल को शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को भी हमारे चैनल के बताएं, और हमारे वीडियो में बाबू कोई कमी लगती है तो उन कमियों को भी बताएं ताकि हम उन कमियों को सुधार सके। क्योंकि आप ही लोगों के जो गाइडेंस होता है उससे, क्योंकि हम लोग तो ऑफलाइन के टीचर हैं, हम तो ऑनलाइन पे आने की कोशिश कर रहे हैं बच्चे लोगों को प्यार को देखते हुए। तो बाबू आप लोग प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में हमारी जो भी कमियां होती हैं उसको बताने की कोशिश कीजिए, हमें क्या क्या चीजें सुधारनी चाहिए ये भी बताइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो में।